हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आज हम लोग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात करेंगे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था एडिशन रिएक्शन के बारे में। एडिशन रिएक्शन में अपन लोगों ने इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस कंप्लीट कर चुके थे और इसके साथ उनके एमसीक्यू डिस्कशन भी कर लिए थे। तो हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है बच्चों, क्या? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो मैंने सबसे पहले ये लिख दिया सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्लियर है सबको? तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अपने पास कितने टाइप के होते हैं? अपने पास ऑब्वियस है, मैंने बताया तुम्हें ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के टाइप्स कितने टाइप के होते हैं। अगर इलेक्ट्रोफाइल ऐड होगा और इलेक्ट्रोफाइल एलिमिनेट होगा तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। तो हमारे पास सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फर्स्ट कौन सा है बच्चों? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। नेक्स्ट दूसरा कौन सा है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। दूसरा क्या है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और तीसरा है हमारे पास फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखा हूं, मैंने क्या लिखा? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। फ्री रेडिकल FR मींस सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो हमारे पास तीन टाइप के सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गए। ESR में बोलूंगा इसे अब शॉर्ट फॉर्म में, इसे NSR बोलूंगा बच्चों, और इसे बोलूंगा मैं FRSR। और NSR जो हमारा डिटेल है, क्योंकि सबसे मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जो मैं सबसे पहले स्टार्ट कर रहा हूं। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को डिवाइड करते हैं अपन SN रिएक्शन में। फर्स्ट है SN रिएक्शन, इसका मतलब ही न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। ये कौन कौन से कंपाउंड करते हैं? इंपॉर्टेंट ये है, ये कंपाउंड करते हैं अपने पास RX अल्काइल हैलाइड का जो कैरेक्टरिस्टिक्स रिएक्शन होता है वो कौन सा होता है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। नेक्स्ट अगर तुम और बोलोगे तो अल्कोहल का भी रिएक्शन क्या है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और ROR का भी क्या है? ईथर का भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये हमारे पास दो टाइप के होते हैं बच्चों, SN1 और SN2। SN1 का मतलब क्या है? यूनिमॉलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और SN2 बाइमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है। अब हमारे पास सेकेंड पार्ट आता है SNX और AR। तो क्या बोलूंगा? AR का मतलब क्या है? न्यूक्लियोफिलिक बच्चों, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ अराइल हैलाइड। क्या है ये? अराइल हैलाइड का न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है बच्चों। और अराइल हैलाइड कैसा होता है? ये है अपने पास अराइल हैलाइड। तो ये RX था। अल्काइल हैलाइड का क्या है? SN रिएक्शन। और SN रिएक्शन सिंपल सा है, ये SNAR रिएक्शन। हम लोगों ने क्या किया? डिफरेंशिएट करने के लिए बस मैकेनिज्म दोनों का डिफरेंट है, इसलिए मैंने अलग अलग कर दिया SN में। लास्ट है SNAE रिएक्शन। और SNAE का क्या है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन with addition and elimination simultaneously. With addition and elimination simultaneously. यहां पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा विद एडिशन एंड एलिमिनेशन। AE का मतलब क्या है बच्चों? एडिशन एंड एलिमिनेशन साइमल्टेनियसली है। और ये जो होगा ये कौन से कंपाउंड करते हैं? एसिड करते हैं और उसके डेरिवेटिव करते हैं। अपन डिटेल में डिस्कस करेंगे एसिड एंड एसिड डेरिवेटिव। तो तुम सोचो कि तुम्हारे 12th के जितने भी रिएक्शंस हैं, मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस कवर हो रहे हैं। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन बताओ क्या था? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन जो था वो अल्डिहाइड और कीटोन का था, मैंने बताया था। और कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या हो गया? SNAE। फर्स्ट चैप्टर अपने पास आता है हेलो एल्केन्स और हेलो एरिन्स। और हेलो एल्केन्स का मतलब अल्काइल हैलाइड जो कि SN रिएक्शन है, और हेलो एरिन्स का मतलब अराइल हैलाइड जो SNAR है। फिर तुम बोलोगे सर अल्कोहल आता है, तो अल्कोहल है। ठीक है। ये साथ जो है वो एरोमेटिक कंपाउंड का है। ये कौन सा? एरोमेटिक कंपाउंड के रिएक्शन जितने भी होंगे वो सारे क्या होंगे? एरोमेटिक कंपाउंड के बच्चों जितने भी रिएक्शंस होंगे वो सारे क्या होंगे? ESR मैकेनिज्म पे बेस्ड होंगे। और एल्केन के जितने भी रिएक्शंस होंगे वो किस पे बेस्ड होंगे? FRSR पे बेस्ड होंगे। तो इस तरीके से तुम्हारे मोस्ट ऑफ द 12th के रिएक्शंस जो भी हैं वो 12th के रिएक्शंस अपने पास क्या है? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, एक्सेप्ट फॉर एल्केन जो कि 11th में आता है। कौन सा? हाइड्रोकार्बन में। तो हमारा मेन टॉपिक स्टार्ट क्या होता है? अल्काइल हैलाइड के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। यहाँ अल्काइल हैलाइड, अल्कोहल और ईथर तीनों के रिएक्शंस कवर हो जाएंगे। तो पहले क्या करेंगे? अपन SN रिएक्शन को डिस्कस करेंगे। कौन सा? NSR में SN रिएक्शन। और SN रिएक्शन को हम लोग डिवाइड करते हैं बच्चों दो टाइप में।
एक है यूनिमॉलिक्यूलर और एक है बाइमॉलिक्यूलर। और यूनिमॉलिक्यूलर का मैकेनिज्म अलग होता है, बाइमॉलिक्यूलर का मैकेनिज्म अलग होता है। तो इस बेसिस पे अपन SN1 का मैकेनिज्म डिस्कस करते हैं पहले, उससे रिलेटेड क्या MCQ आ सकते हैं एग्जाम में वो डिस्कस करते हैं, और कुछ जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिर SN2 भी डिस्कस करेंगे, दोनों में डिफरेंस देखेंगे, क्योंकि क्वेश्चंस कभी कभी आ जाते हैं कि रिएक्टिविटी ऑर्डर पे बेस्ड। मैंने बोला था एडिशन रिएक्शन में भी रिएक्टिविटी ऑर्डर पे बेस्ड आएंगे, यहां पर भी रिएक्टिविटी का पार्ट तुम्हें कभी भी छोड़ेगा ही नहीं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्टिविटी ऑर्डर वाला पार्ट तो आएगा ही, तो अपन रिएक्टिविटी भी डिस्कस करेंगे। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है SN1, ठीक है। SN1 रिएक्शन अभी बोला था मैंने, SN1 स्टार्ट करते हैं। और SN1 को क्या बोलते हैं बच्चों? यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब अपन होता क्या है इसमें, मैकेनिज्म क्या होता है, कैसे रिएक्शंस होते हैं वो अपन डिस्कस करते हैं। इससे पहले मैं एक जनरल रिएक्शन लिख के देता हूं SN1 का। और जनरल रिएक्शन का मतलब क्या है, कैसे होता है रिएक्शन। RL टाइप का कंपाउंड है और इस RL में मैंने न्यूक्लियोफाइल ऐड किया है, और न्यूक्लियोफाइल ऐड करने से जो प्रोडक्ट बना RNU बना बच्चों, प्लस L माइनस, ऐसा कुछ बना। अब तुम्हारे पास क्या कंफ्यूजन आएगा, सर ये L क्या है? तो L जो है ये हमारा ये लिविंग ग्रुप है, लीव कर रहा है, देखो ना ऐसा L लीव कर रहा है और इसमें न्यूक्लियोफाइल ऐड कर रहा है। और L किस फॉर्म में लीव कर रहा है? नेगेटिव फॉर्म में, यानी L क्या है? न्यूक्लियोफाइल है। और ऐड क्या हो रहा है? न्यूक्लियोफाइल ऐड हो रहा है। तो न्यूक्लियोफाइल का एडिशन विद एलिमिनेशन इज नोन एज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अब क्या हो सकता है, L अपने पास क्या हो सकता है, वेयर L इज लिविंग ग्रुप, फर्स्ट ये याद रहना चाहिए। L क्या है हमारा? लिविंग ग्रुप। और ये L क्या क्या हो सकता है? तो L हमारा हो सकता है हेलोजन, OH और OR। मींस समझ में आ गया क्या? अल्काइल हाइड्राइड हो सकता है, और अल्कोहल हो सकता है, और ईथर हो सकता है। तो हमारे पास ये 3 ग्रुप हो सकते हैं L, ठीक है। ध्यान में रखना ये सब लोग, ये सारे लिविंग ग्रुप हैं। अब स्टार्ट करते हैं मैकेनिज्म की बात करते हैं। मैकेनिज्म कैसे होता है ये रिएक्शन। तो हमारे पास SN1 है बच्चों। तो SN1 में रिएक्शन कैसे होता है ये देखो। फर्स्ट स्टेप में ये रिएक्शन 2 स्टेप में होता है कंप्लीट। स्टेप 1 जो है इसमें होता क्या है देखते हैं। RL जो होता है उनका बॉन्ड ब्रेक होता है, मींस R और L के बीच का बॉन्ड ब्रेक होता है। L की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, वो इलेक्ट्रॉन खींच रहा है। फाइनली L इस फॉर्म में लीव हो जाता है। तो लिविंग ग्रुप लीव हुआ, तो R पे कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन किसका था? R का था, जिसने L ने ले लिया इसका। तो L नेगेटिव फॉर्म में बनेगा। तो सोचो ये स्टेप 1 में बना क्या है? SN1 के स्टेप 1 में बन रहा है कुछ R पे पॉजिटिव का मतलब कार्बोकैटायन फॉर्म हो रहा है। तो इसे अपन क्या बोलेंगे? इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन फॉर्म हुआ है। ये क्या बना है बच्चों? इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन। इसके बाद जो R पॉजिटिव रहता है जो बनता है स्टेप 2 में R पॉजिटिव में न्यूक्लियोफाइल ऐड हो जाता है, तो प्रोडक्ट अपना बनता है RNU। ये है अपना सिंपल सा। तो यानी अभी क्या क्या इससे तुम निकाल सकते हो। SN1 रिएक्शन कंप्लीटेड इन 2 स्टेप, 2 स्टेप में कंप्लीट होता है। फर्स्ट स्टेप इज फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन और सेकंड स्टेप इज न्यूक्लियोफिलिक अटैक। कैसा समझ में आ रहा है क्या? फर्स्ट स्टेप क्या बोलोगे तुम? फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन इज फर्स्ट स्टेप, और न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑन इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन इज सेकेंड स्टेप। इसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या आता है कि इन दोनों स्टेप में से स्लो स्टेप कौन सा है, क्योंकि मुझे रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट करना है। तो केमिकल काइनेटिक्स में बच्चों अपन रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट करते हैं, जो K और होता है रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन, K इंटू रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन। तो अपने पास कौन सा 2 स्टेप है ना, तो कौन सा लोगे? कौन से स्टेप यूज करोगे तुम रिएक्टेंट फाइंड मींस रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट करने के लिए? तो याद रखना कभी भी रेट ऑफ रिएक्शन अपने को फाइंड आउट करना है तो मुझे कौन सा स्टेप लेना होगा? स्लो स्टेप। और स्लो स्टेप अपने पास कौन सा है इन दोनों में से? फर्स्ट स्टेप जो है वो स्लो है और दूसरा स्टेप जो है वो फास्ट है। ये मैंने कैसे डिसाइड कर लिया? क्योंकि ये वाला बॉन्ड ब्रेक होने में टाइम लगेगा ना। पहले L इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, खींचेगा, तो टाइम लगेगा ना, तो ऑब्वियस स्लो होगा। और ये दोनों आयंस का एडिशन हो रहा है, तो आयंस का एडिशन तो फास्ट होगा बच्चों ना। तो समझ में आ रहा है? स्लो स्टेप, ये फास्ट स्टेप। और स्लो स्टेप को अपन बोलते हैं रेट डिटरमाइनिंग
स्टेप, ये कौन सा है अपना स्टेप? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप अपने को पता चल गया, और रेट डिटरमाइनिंग स्टेप पता चल गया तो आर रेट ऑफ रिएक्शन क्या लिख सकते हैं? के इंटू रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन, आर एक्स का कॉन्सेंट्रेशन कितने मोल है, सॉरी आर एल का कॉन्सेंट्रेशन कितने मोल है? 1 मोल है। क्लियर है सबको? तुम एल को जगह हटा करके एक्स रख सकते हो। बेसिकली मेनली एल की जगह क्या रहेगा? एक्स रहेगा। अल्काइल हाइड्राइड की बात करेंगे तो एल की जगह एक्स रखेंगे, अल्कोहल की बात करेंगे तो आर की जगह OH रखेंगे, और ईथर की बात करेंगे तो एल की जगह क्या रखेंगे? OR ग्रुप रखेंगे। समझ में आ रहा है क्या सबको? तो अपना ये कुछ आया फर्स्ट, रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन से अपने को क्या पता चलेगा? रेट ऑफ रिएक्शन से अपने को ये पता चलेगा कि अपना रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड कर रहा है? रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन पे, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड, यहां पर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है? मींस कितने मॉलिक्यूलर, कितने हैं मोल रिएक्ट कर रहे हैं? 1 मोल। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इन दिस रिएक्शन इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू 1। तुमसे पूछा कितने मॉलिक्यूल रिएक्ट कर रहे हैं रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट करने में, तो 1 मॉलिक्यूल आर एल रिएक्ट कर रहा है बच्चों। तो मॉलिक्यूलैरिटी ये सब अपना केमिकल काइनेटिक्स में आता है बच्चों। मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ रिएक्शन इज 1। इसीलिए इस रिएक्शन का नाम क्या बोला मैंने? क्या बोला यहां पर? यूनिमॉलिक्यूलर, क्योंकि यहां मॉलिक्यूलैरिटी क्या है रिएक्शन की? 1 है। अब तुम ध्यान रखो कि अपने पास ये जो फर्स्ट स्टेप में एक ही मॉलिक्यूल ऐड हुआ है ना, आर एल, इसलिए मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ रिएक्शन क्या है बच्चों? 1। समझ में आ रहा है क्या? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1, मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ रिएक्शन 1। ये अपने पास 2 क्वेश्चन एग्जाम के लिए आ गए। नेक्स्ट अपन को क्या फाइंड आउट करना है? यहां पर रेट ऑफ रिएक्शन से क्या पता चल पा रहा है कि रेट ऑफ रिएक्शन बोलो डिपेंड कर रहा है क्या? न्यूक्लियोफाइल के कॉन्सेंट्रेशन पे। न्यूक्लियोफाइल आ रहा है क्या? रेट ऑफ रिएक्शन के फॉर्मूला पे न्यूक्लियोफाइल आ रहा है क्या? न्यूक्लियोफाइल तो अपना सेकंड स्टेप में आ रहा है ना, देखो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल सेकंड स्टेप में आ रहा है, फर्स्ट स्टेप में आ रहा है, स्टेप 1 में नहीं आ रहा है। तो मैं यहां पर ये बोलूंगा कि रेट ऑफ रिएक्शन इन SN1 रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन डजंट डिपेंड ऑन कॉन्सेंट्रेशन एंड स्ट्रेंथ ऑफ न्यूक्लियोफाइल। मींस तुम न्यूक्लियोफाइल का कैसा भी स्ट्रेंथ यूज कर लो, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल ले लो, वीक न्यूक्लियोफाइल ले लो, तो तुम्हारा रेट ऑफ रिएक्शन पे कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन पे तो डिपेंड कर ही नहीं रहा है बच्चों। समझ में आ रहा है क्या सबको? तो देखो बोर्ड पे मैं क्या लिखूंगा रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में, लिखो सब लोग, क्या लिखोगे बताओ? रेट ऑफ रिएक्शन डजंट डिपेंड ऑन स्ट्रेंथ एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। क्लियर है सबको? लिख देता हूं मैं, रेट ऑफ रिएक्शन does not depend on strength and concentration of न्यूक्लियोफाइल। क्लियर है सबको? इस पे डिपेंड नहीं करेगा, है ही नहीं। रेट ऑफ रिएक्शन के फॉर्मूला में न्यूक्लियोफाइल आ ही नहीं रहा है, क्रॉस कर दिया, तो न्यूक्लियोफाइल के कॉन्सेंट्रेशन और स्ट्रेंथ पे डिपेंड करेगा क्या? नहीं करेगा। क्लियर है? ये अपने पास क्वेश्चन आया है। नेक्स्ट एक और SN1 रिएक्शन में क्वेश्चन क्या आया है कि यहां पर जो पोलर सॉल्वेंट फेवर करता है रिएक्शन को या नॉन पोलर सॉल्वेंट फेवर करता है। अब वो टाइम आ चुका है कि जहां पे अपन सॉल्वेंट के बारे में डिस्कस करेंगे, बस SN1 SN2 डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद टाइप्स ऑफ सॉल्वेंट पढ़ेंगे। तो मैं बोलूंगा यहां पर जो फेवरेबल कंडीशन है तो वो क्या है? पोलर सॉल्वेंट फेवर्स SN1 रिएक्शन। इसका मतलब क्या हुआ? इन द प्रेजेंस ऑफ पोलर सॉल्वेंट रेट ऑफ रिएक्शन गेट्स इंक्रीज्ड। रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगा, प्रोडक्ट फास्ट बनेगा तुमने अगर पोलर सॉल्वेंट लिया। इन नॉन पोलर सॉल्वेंट रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीजेस। रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? कम, प्रोडक्ट कम बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट और क्या बोलोगे? एक और पॉइंट है यहां पर, अगर तुम्हें मैंने बोला कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की कॉन्सेंट्रेशन स्ट्रेंथ पे तो डिपेंड करेगा नहीं SN1 रिएक्शन, तो मैं बोलूंगा कि न्यूक्लियोफाइल तुम क्या यूज करोगे? स्ट्रॉन्ग और वीक क्या यूज करना चाहोगे? तो अपना जब स्ट्रॉन्ग हो या वीक हो रिएक्शन तो होगा ही, तो क्या न्यूक्लियोफाइल की स्ट्रेंथ पे तो डिपेंड करना नहीं है। तो अपन क्या बोलेंगे? एक आंसर अपने को बोलना है कि SN1 रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल की कॉन्सेंट्रेशन पे मींस न्यूक्लियोफाइल कैसा यूज करना बेटर है, मींस कौन सा न्यूक्लियोफाइल फेवरेबल कंडीशन। समझ में आ रहा है क्या? विच न्यूक्लियोफाइल, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल और वीक न्यूक्लियोफाइल इज फेवरेबल फॉर SN1 रिएक्शन। तो क्या बोलोगे? वीक न्यूक्लियोफाइल बच्चों, वीक न्यूक्लियोफाइल फेवर्स SN1। ठीक है, नेक्स्ट
कौन सा अल्काइल हैलाइड फेवर करेगा SN1 रिएक्शन को? अपने पास अल्काइल हैलाइड 3 टाइप के होते हैं, एक प्राइमरी अल्काइल हैलाइड होता है, एक सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड होता है, एक टर्सरी अल्काइल हैलाइड होता है। तो बताओ यहाँ पे कार्बोकेटाइन बना है, कार्बोकेटाइन बना है, तो अगर तुम्हें रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट करना है, मान लो रेट ऑफ रिएक्शन इस रिएक्शन में फाइंड आउट करना है, तो रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड कर रहा है? एक तो तुम्हारा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Rn पे डिपेंड कर रहा है, सेकेंड तुम्हारा जो स्लो स्टेप में कार्बोकेटाइन बन रहा है, मान लो ये स्लो स्टेप है और ये कार्बोकेटाइन बहुत ज्यादा स्टेबल बने, मान लिया कि ये कार्बोकेटाइन जो Rn से बना है ये कार्बोकेटाइन बहुत ही ज्यादा स्टेबल है, बहुत 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 ज्यादा स्टेबल है, तो क्या करना चाहेगा? Rn में L बहुत जल्दी लीव करेगा ना, और L जितना जल्दी लीव करेगा उतनी जल्दी कार्बोकेटाइन फॉर्म होगा, तो स्टेबल कार्बोकेटाइन फॉर्म होगा तो L जल्दी लीव करेगा, तो ये रिएक्शन, ये जो स्टेप है ये फास्ट हो जाएगा बच्चों, और ये फास्ट हो जाएगा तो अपना रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा? फास्ट हो जाएगा। तो यहां पर रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करता है बच्चों? तो मैं एक पॉइंट लिख रहा हूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट क्या है? रेट ऑफ रिएक्शन, पूरा लिख रहा हूं मैं, कंप्लीट लिख रहा हूं, सब लोग अच्छे से ध्यान देना। रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन, ऐसा सिंपल डिपेंड्स क्या लिखो? इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन। मीन्स कार्बोकेटाइन अपना जो स्टेप 1 में फॉर्म होगा वो जितना ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन फॉर्म होगा उतना जल्दी ये रिएक्शन होगा फर्स्ट स्टेप, और जितना जल्दी स्टेप 1 होगा उतना ही फास्ट अपना रेट ऑफ रिएक्शन होगा। तुम्हें अगर बोला जाए SN1 में रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करना है तो तुम क्या करोगे? स्लो स्टेप को इंक्रीज कराओगे, फास्ट कराओगे, या फास्ट को फास्ट कराओगे? फास्ट तो बच्चों पहले से ही फास्ट है ना, तो अपने को क्या होगा? स्लो जो बन रहा है तो उसे और थोड़ा फास्ट कर दो तो अपना प्रोडक्ट फास्ट बन जाएगा, क्योंकि ये स्टेप तो जल्दी हो जाएगा। तो ये स्टेप कैसे फास्ट हो सकता है? जब अपना कार्बोकेटाइन जितना ज्यादा स्टेबल बने तो वो वाला स्टेप उतना जल्दी फास्ट होगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन कब फास्ट होगा? ज्यादा कब होगा? जब कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। क्लियर है सबको? रेट ऑफ रिएक्शन कब ज्यादा होगा? जब स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन ज्यादा होगी। तो अपन क्या बोलेंगे? रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। क्लियर है सबको? इतना पॉइंट में किसी को भी कुछ भी डाउट है पूछ सकते हो। ये अपना था SN1 रिएक्शन के बारे में, और कुछ पॉइंट भी डिस्कस करेंगे अपन इसके बाद। SN1 रिएक्शन में क्या क्या पॉइंट पढ़ चुके हैं हम लोग, ये देखते हैं। तो मैंने क्या बोला था तुम्हें? रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करता है? रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन। ये लिखवाया था मैंने, ये वाला पार्ट मैंने लिखाया है, ठीक है? सबको याद है ना? ये इंपॉर्टेंट है। किसमें कंपेयर कर रहा हूं मैं? SN1 रिएक्शन में बच्चों रेट ऑफ रिएक्शन तुम्हें कंपेयर करना है, मींस रिएक्टिविटी, कंपाउंड की रिएक्टिविटी, कौन सी कंपाउंड मोर रिएक्टिव होगी, कौन सी कंपाउंड लेस रिएक्टिव होगी, वो किस पे डिपेंड करेगा? जो तुम्हारा कार्बोकेटाइन जितना ज्यादा स्टेबल बनेगा उतना ही ज्यादा रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। समझ में आ रहा है रीजन सबको? कि सर रिएक्टिविटी और स्टेबिलिटी तो इनवर्स प्रोपोर्शनल होता है, लेकिन यहाँ पर रिएक्टिविटी ऑफ क्या बोल रहा हूं मैं? यहाँ रिएक्टिविटी ऑफ कंपाउंड बोल रहा हूं, और यहां बोल रहा हूं मैं कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी बता रहा हूं। देखना, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन तुम्हें कंपेयर करना है, कंपाउंड, यहाँ पे रिएक्टिविटी ऑफ कंपाउंड है। इसका मतलब क्या है? फॉर एग्जांपल अपन एक कंपाउंड का ही देख लेते हैं। अपने पास एक कंपाउंड है CH3 CCH3X, हेलोजन है, मान लिया लिविंग ग्रुप यहाँ पे हेलोजन है, ठीक है? नेक्स्ट है अपने पास CH3X, और थर्ड है CH3CH2X, और फोर्थ है अपने पास CH3X। ये 4 कंपाउंड है बच्चों, और मुझे कंपेयर करना है कि क्वेश्चन पूछा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स SN1 रिएक्शन। सिंपल SN1 दिया है तुम्हारे पास, तो क्या बोलोगे तुम? तो मैंने क्या बोला कि जब भी अपने पास एग्जाम में क्वेश्चन आएगा और हेलोजन ग्रुप सेम होगा, मींस लिविंग ग्रुप अगर सब में सेम है, तो यहां पर क्या है? लिविंग ग्रुप इज X, और X क्या है? सेम है, ठीक है? यही ना? बट R जो ग्रुप है वो डिफरेंट है, R ग्रुप तो डिफरेंट है, R यहाँ पे टर्ड ब्यूटाइल है, यहाँ पे बच्चों आइसोप्रोपाइल है, और यहाँ इथाइल है, यहाँ मिथाइल है। तो हमें डिस्कस करना है कि जब अल्काइल ग्रुप डिफरेंट हो और हेलोजन सेम हो तो रिएक्टिविटी किस पे डिपेंड करेगी? स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन पे। और इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन में कैसे बनाऊंगा? फर्स्ट सिंपल सा लीव करवाओ, सब में लीव कराओगे तो बनेगा क्या बच्चों?
कार्बोकेटाइन। और जो कार्बोकेटाइन जितना ज्यादा स्टेबल होगा उतना ही जल्दी वो फॉर्म होना चाहेगा, मींस रिएक्टिविटी ज्यादा होगी, फास्ट बनना चाहेगा ना। कार्बोकेटाइन स्टेबल है तो वो फास्ट बनना चाहेगा, स्टेबिलिटी गेन करना चाहता है हर कंपाउंड। तो ये वाला कार्बोकेटाइन तुम्हें पता है कि स्टेबिलिटी ज्यादा होता है, क्योंकि ये 3 डिग्री कार्बोकेटाइन फॉर्म करेगा, ये 2 डिग्री कार्बोकेटाइन फॉर्म होगा। मैं वो वाला स्टेप स्किप कर रहा हूं, ठीक है। हेलोजन लीव करने के बाद जो कार्बोकेटाइन बनेगा, यहाँ पे 2 डिग्री कार्बोकेटाइन बनेगा, यहाँ पे 1 डिग्री कार्बोकेटाइन बनेगा, यहाँ पे ऐसा कोई सा डिग्री है नहीं। और तुम्हें पता है कि 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, 2 डिग्री कार्बोकेटाइन, 1 डिग्री कार्बोकेटाइन में मोस्ट स्टेबल कौन सा होता है बच्चों? स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होती है? 3 डिग्री कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है ना, अपन डिस्कस किए थे इंडक्टिव इफेक्ट में। तो अगर 3 डिग्री कार्बोकेटाइन मोर स्टेबल है तो ये वाला कंपाउंड भी मोर रिएक्टिव होगा। तो यहां भी तुम्हारा रिएक्शन मैकेनिज्म का कॉन्सेप्ट आ गया। क्लियर है सबको? अब अपन सेकंड क्वेश्चन एक और डिस्कस करते हैं। हमारे पास 4 अल्काइल हैलाइड है, RF, RCl, RBr, RI, ठीक है। ये 4 कंपाउंड है अपने पास, समझ में आ रहा है सबको? कंपाउंड मोर रिएक्टिव होगा RF, RCl, RBr, RI, ये 4 कंपाउंड है अपने पास। और इस 4 कंपाउंड में से मुझे पूछा है कि कौन सा कंपाउंड मोर रिएक्टिव है टुवर्ड्स SN1 रिएक्शन के लिए, मींस यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए कौन सा कंपाउंड मोर रिएक्टिव है। सोचो क्या होना चाहिए। अगर तुमने मैकेनिज्म सोचा है, अगर तुम्हें मैकेनिज्म ध्यान है कि फर्स्ट स्टेप में होता क्या है बच्चों, कि हेलोजन ग्रुप मींस लिविंग ग्रुप लीव होता है। और अपने पास यहाँ पे लिविंग ग्रुप क्या है? यहां पर लिविंग ग्रुप क्या है देखो, तो यहाँ पे एक मिनट, सब में लिविंग ग्रुप तो डिफरेंट है लेकिन आर ग्रुप तो सेम है। तो मैं अपना सोच लो केस 1 है, केस 1 इन विच आर इज डिफरेंट बट लिविंग ग्रुप इज सेम, सब में लिविंग ग्रुप एक्स था। यहां पे केस 2 क्या है? केस 2 क्या लिखोगे? आर इज सेम बट लिविंग ग्रुप इज डिफरेंट, मीन्स हेलोजन जो है एक्स जो है वो डिफरेंट है, लिविंग ग्रुप डिफरेंट है। अपन हेलोजन की बात कर रहे हैं। तो इसके अकॉर्डिंग बताओ कि तुम सबसे पहले कौन सा ग्रुप लीव करना चाहेगा, कौन सा ग्रुप लीव करना चाहेगा, मींस लिविंग टेंडेंसी ग्रुप की सबसे ज्यादा किसकी होगी। तो मैं तुम्हें बता रहा हूं कि इसमें बॉन्ड जिसका सबसे ज्यादा वीक होगा वही तो सबसे पहले ब्रेक हो जाएगा, और वो सबसे पहले ब्रेक होगा तो वही लीव होगा। तो बताओ RI बॉन्ड वीक है या RF बॉन्ड वीक है? तो तुम्हें पता है ना सबको, बॉन्ड लेंथ किसकी ज्यादा होगी? आयोडीन की साइज बच्चों ज्यादा है, तो साइज ज्यादा है तो बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी ना। और इन दोनों का बॉन्ड लेंथ मींस साइज मोर, बॉन्ड लेंथ मोर इंक्रीज, और बॉन्ड लेंथ ज्यादा है तो बॉन्ड एनर्जी क्या होगी इन दोनों के बीच में बताओ? लेस। और जितना कम बॉन्ड एनर्जी उतना ही इजिली वो लीव करना चाहेगा ना बच्चों। तो ये RI सबसे पहले लीव होगा, और सबसे पहले लीव होगा तो कार्बोकेटाइन सबसे पहले बन जाएगा। R पॉजिटिव प्लस I माइनस सबसे पहले बनेगा ना। यहां जो I माइनस होगा वो सबसे पहले लीव होगा, और ध्यान में रखना जो I माइनस लीव करके I माइनस बनाएगा, I जो लीव होगा तो I माइनस बनाएगा, जो कि मोस्ट स्टेबल अनाइन भी है इस केस में, मींस F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस। तुम्हें इसमें से पूछे मोस्ट स्टेबल अनाइन कौन सा है, मींस मोस्ट स्टेबल अनाइन कौन सा है, तो क्या बोलोगे तुम? आयोडीन नेगेटिव आयन। तो इस बेसिस में भी अपना रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होगा? RI, क्योंकि यहां पर बॉन्ड इजिली ब्रेक हो जाएगा। ये वाला बॉन्ड जो है, ये बॉन्ड क्या है? स्ट्रॉन्ग है, ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है। बॉन्ड एनर्जी क्या है इसकी? ज्यादा है बच्चों। और बॉन्ड एनर्जी अगर ज्यादा होगा तो उसे बॉन्ड को ब्रेक करने में ज्यादा एनर्जी लगेगी, मींस टाइम ज्यादा लगेगा, तो रिएक्टिविटी कम हो जाएगी। क्लियर है सबको? ये 2 क्वेश्चन ध्यान रखना। अगर तुम्हें मैं पूछूं कि इनका SN2 में क्या होगा रिएक्टिविटी ऑर्डर, तो दूसरा आता है, लेकिन SN2 में ये रिएक्टिविटी ऑर्डर सेम आएगा। तो SN1 SN2 में तुम्हें कुछ ध्यान में नहीं रखना है, सिंपल रखो कि क्या RI दोनों रिएक्शन में रिएक्टिविटी RI की सबसे ज्यादा होती है। तो क्वेश्चन पूछ ले RM, RCl, RBr, RI में से मोस्ट रिएक्टिव कंपाउंड SN1 के लिए तो RI, मोस्ट रिएक्टिव कंपाउंड SN2 के लिए तो RI। अपन SN2 डिस्कस करेंगे, उसमें देखेंगे। सबको समझ में आ रहा है क्या अभी यहां तक का पार्ट? अब अपन डिस्कस करते हैं नेक्स्ट पार्ट। रब कर दे रहा हूं मैं इसे। SN1 का लास्ट पार्ट जो रहा है, तो इस बेसिस पे बताओ रिएक्टिविटी ऑर्डर टर्सरी वाला कंपाउंड मोस्ट रिएक्टिव हुआ ना, तो इसीलिए अपन क्या बोलते हैं कि SN1 का रिएक्शन में कौन सा कंपाउंड फेवरेबल है SN1 के लिए। तो तुमसे पूछा जाए तो बोलोगे 3 डिग्री सबस्ट्रेट जो होता है वो फेवरेबल होता है। याद रखना सबको,
टर्सरी वाला जो कंपाउंड होता है वो फेवरेबल होता है। तो SN1 के लिए कौन सा कंपाउंड फेवरेबल है? 3 डिग्री हैलाइड फेवर्स SN1 रिएक्शन। ठीक है, एक और क्वेश्चन आता है, विद इंक्रीज इन पोलैरिटी ऑफ सॉल्वेंट, मीन सॉल्वेंट की पोलैरिटी तुम इंक्रीज करोगे तो SN1 की रिएक्शन की रिएक्टिविटी क्या होगी? तो इंक्रीज होगी। तो एक और स्टेटमेंट लिख दे रहा हूं मैं, विद इंक्रीज इन polarity of solvent, rate of reaction gets increased। ये स्टेटमेंट बस ध्यान रखना एक। ठीक है, अपन ने लिख दिया 3 डिग्री हैलाइड, और ये भी लिख दिया था वीक न्यूक्लियोफाइल फेवर करेगा इसे, ये भी बता दिया था मैंने पहले ही। SN1 को कौन फेवर करेगा? वीक न्यूक्लियोफाइल। ऐसे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल भी रहा तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल की स्ट्रेंथ और कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है। रेट ऑफ रिएक्शन डजंट डिपेंड ऑन स्ट्रेंथ एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल, पहले लिखा दिया है मैंने। चलो अब अपन डिस्कस क्या करते हैं इसमें, स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ रिएक्शन। यहां पर एक पॉइंट आता है कि SN1 रिएक्शन का स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, कभी कभी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ SN1 रिएक्शन। ठीक है, क्या बोल रहे हैं अपन? स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ SN1 रिएक्शन डिस्कस करना है हमें। अब स्टार्ट करो, कैसा होगा SN1 रिएक्शन का स्टीरियोकेमिस्ट्री का मतलब क्या हुआ कि अपन ने जो सबस्ट्रेट लिया है वो स्टीरियो आइसोमर है, मींस वो ऑप्टिकल आइसोमर है, मींस उसके पास कायरल कार्बन है। तो यही बोलोगे ना, अगर मैंने एक कोई सा कंपाउंड लिया जो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड लिया, ऑप्टिकली एक्टिव का मतलब क्या लिया तुमने? उसमें कायरल कार्बन वाला कंपाउंड लिया। लेते हैं, चलो स्टार्ट करते हैं। इसमें से मैं क्या लेता हूं? एक कंपाउंड ले रहा हूं जिसके पास कायरल कार्बन है, लाइक R लिया, R डैश लिया, ये जो है ये वेज पे है। ध्यान में रखना, वेज का मतलब टुवर्ड्स ऑब्जर्वर होता है बच्चों। R डैश प्लस यहां पे डैश पे लिया है हाइड्रोजन, और यहां पर ले लिया R1, ऐसा सोच लो ये R1 है, R2 है, R3 है। क्लियर है सबको? R1 है, R2 है और R3 है। अब आगे देखते हैं। हाँ बच्चों, अपन कौन सा कंपाउंड लिया है? यहाँ पे कायरल कार्बन वाला कंपाउंड है, क्योंकि इसके साथ 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच है, R1 है, R2 है, R3 और हाइड्रोजन है। इसमें तुमने क्या ऐड किया है? इसमें तुमने क्या ऐड किया बताओ? अपन ने ऐड क्या किया है? 1 मिनट, अपन दूसरा मार्कर यूज करते हैं। यहां पर अपन ने न्यूक्लियोफाइल ऐड किया है, लेकिन न्यूक्लियोफाइल ऐड करने से पहले ये सोचो कि तुमने यहाँ पे लिविंग ग्रुप कहाँ अटैच किया। ये मान लो ये लिविंग ग्रुप अटैच कर दिया, डैश पोजीशन पे मैंने लिविंग ग्रुप अटैच कर दिया, मान लिया कि डैश पोजीशन पे लिविंग ग्रुप अटैच किया। क्लियर है सबको? अब क्या होता है फर्स्ट बताओ, फर्स्ट केस में क्या होगा? फर्स्ट स्टेप में क्या होगा? लिविंग ग्रुप लीव होगा ना, डैश से लीव होगा। तो जैसे ही लीव होगा ना, पता है कैसा बन जाएगा? R कार्बन, R2 R1 R2 R3, कुछ ऐसा बन जाएगा। सबको समझ में आ रहा है क्या? अब तुम्हें ये वाला पार्ट समझने के लिए मैं जो तुम्हें बता रहा हूं ये ध्यान में रखना। ये पॉइंट बताने के लिए मैंने एक लिया है का एक मार्कर, तो अपने पास 4 डिफरेंट टाइप के मार्कर है नहीं, तब भी मैं ट्राई कर रहा हूं तुम्हें 3 मार्कर से समझाने का। ये देखो ऊपर रेड वाला सबको दिख रहा है क्या? रेड वाला सबको दिख रहा है? ये अपना R1 है बच्चों, ठीक है। ये मेरा टिप ऑफ फिंगर है, जो ये कार्बन है, ये कार्बन है, और इस कार्बन से ऊपर R1 अटैच है। इस साइड जो आगे दिख रहा है वो R2 है, क्योंकि टुवर्ड्स ऑब्जर्वर तुम्हारे साइड क्या है? R2 है। पीछे अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर क्या है बताओ? क्या है? हैलोजन है, जो पीछे तुम्हें दिख नहीं रहा होगा। ये मैं इस साइड से दिखाऊं, दिख रहा है ये वाला पार्ट? ये देखो पीछे है, टेट्राहेड्रल है ना ज्योमेट्री, और ये इसके प्लेन में है ब्लू वाला, जो कि अपना R3 है। ये बॉन्ड वाला बताता है कि ये सारे बोर्ड के प्लेन में है, डैश बताता है पीछे है, और वेज बताता है आगे है। ठीक है, तो अपने को आगे दिख रहा है, पीछे दिख रहा है, और ये प्लेन में दिख रहा है, ये वाला प्लेन इस प्लेन में दिख रहा है सबको। कौन सा? रेड R1 R2 कार्बन। ये क्या है? ये क्या है बच्चों? R2 है, सॉरी ये R3 है, और ये पीछे वाला क्या है? हैलोजन है। तो फर्स्ट स्टेप में अभी अपन क्या कर रहे हैं पता है? बस इस कंपाउंड को ऐसे उठा करके मैंने ऐसा कर दिया, और क्या होगा फर्स्ट स्टेप में बच्चों? देखो ये दोनों, ये वाला हैलोजन लीव कर गया, जो पीछे वाला था ना हैलोजन लीव कर गया। जैसे ही लीव कर गया, अब ये ट्राइगोनल बन गया, ऐसा बन गया। समझ में आ रहा है क्या? ये ट्राइगोनल प्लेनर बन गया। क्लियर है सबको? बताओ, लीव हुआ बस ग्रुप, ठीक है। पहले ये दोनों प्लेन से डेविएटेड थे, अब ये इसमें आ गए, एक ही प्लेन में आ गए।
तो ये कुछ ऐसा है बच्चों, समझ में आ रहा है सबको? बताओ, सबको आ रहा है समझ में? क्लियर है? कुछ डाउट है तो पूछो। R1 R2 R3 कुछ ऐसा हो गया, R1 R2 R3। अब सोचना फिर क्या आएगा सेकेंड स्टेप में, समझ में आ रहा है? ये था लिविंग ग्रुप, अटैच था इसमें हैलोजन, ऐसा फिर से मैं बना रहा हूं, ऐसा था कंपाउंड अपने पास, ठीक है। आगे R2, ये R1, ये R3 और पीछे हैलोजन, हैलोजन हटा, ये सारे एक साथ ऐसे ट्राइगोनल प्लेनर आ गए। और कार्बन पे कौन सा चार्ज आया बच्चों? इस कार्बन पे चार्ज आया पॉजिटिव चार्ज, और ये जो पॉजिटिव चार्ज आया इसे अपन क्या बोल रहे हैं? कार्बोकैटायन। और कार्बोकैटायन की ज्योमेट्री होती है प्लेनर, ये पता है तुम्हें, sp2 हाइब्रिडाइजेशन स्टेट, ठीक है। तुमसे पूछ सकते हैं जो SN1 रिएक्शन में इंटरमीडिएट फॉर्म होता है उसकी रिएक्टिविटी, उसकी हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या होती है और ज्योमेट्री क्या होती है, तो तुम बोल सकते हो क्या? प्लेनर। क्लियर है सबको? इसके आगे, हाँ इसके आगे देखते हैं अब अपन इसके आगे क्या बोलेंगे। सेकेंड स्टेप में क्या होगा? ये तो अपना स्टेप 1 था, ये हमारा क्या था? स्टेप 1, जिसमें क्या हुआ है? लिविंग ग्रुप लीव हुआ है और क्या बना है? इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन बना है। अब अपन नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे? नेक्स्ट स्टेप में न्यूक्लियोफाइल ऐड करना चाहेंगे। तो हमारा न्यूक्लियोफाइल कैसे ऐड होगा? इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आ जाता है। फिर से देखो, सब लोग अच्छे से देखना, ये सबको समझ में आना चाहिए। मैं ये ट्राई कर रहा हूं कि समझ में किसी को भी कुछ भी डाउट आए पूछ सकते हो यहां पर। तुम्हें ये वाला पॉइंट सबको समझ में आना चाहिए, भूल जाओगे ऐसा देखो। टेट्राहेड्रल सबको दिख रहा है? मैं आगे पीछे सब कुछ दिखा रहा हूं, ठीक है। ये अपना क्या है बच्चों? ये अपना क्या है? R1 है, ये क्या है? R3 है। देखो प्लेन में R1 कार्बन R3, R1 कार्बन R3, ये प्लेन में। आगे क्या है? R2 और पीछे क्या है? X। जैसे ही ये, अब मैं ऐसे दिखा रहा हूं, जैसे ही ये लीव हुआ ये अपना ऐसा बन गया, प्लेनर बन गया, ठीक है। अब एक पॉइंट जो पहले बता रहा हूं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या बता रहा हूं, जिस साइड से हैलोजन ग्रुप मींस लिविंग ग्रुप लीव होता है बच्चों, उस साइड को बोलते हैं फ्रंट साइड। क्या बोल रहा हूं मैं? कि जिस साइड से हैलोजन, देखो इस साइड से हैलोजन लीव हुआ है, हैलोजन लीव हुआ है, कोई सा भी लिविंग ग्रुप लीव हो रहा है, जिस साइड से, ये इसका फ्रंट साइड है। तो यहां पर बोलो तो ये इसका क्या बन गया? फ्रंट साइड। तो मैं अगर इसमें बात करूं तो ये आगे वाला फ्रंट साइड और पीछे वाला क्या होगा? जो इस साइड वाला बैक साइड। क्लियर है सबको? क्लियर है? क्लियर है सबको? बता रहा हूं, जिस साइड से हैलोजन ग्रुप लीव होता है, लिविंग ग्रुप लीव होता है, उसे क्या बोलते हैं अपन? फ्रंट साइड। और इसके ऑपोजिट साइड वाला, इस साइड से लीव हुआ, ये फ्रंट साइड बन गया। अब मैं आगे लिखूं तो ये फ्रंट साइड है, और पीछे वाला साइड बैक साइड, जो अपन पीछे देखेंगे। क्लियर है सबको? तो फ्रंट साइड बैक साइड। अब अपने पास ट्राइगोनल प्लेनर स्पीसीज ये जो बनता है इंटरमीडिएट, इसमें क्या है? न्यूक्लियोफाइल फ्रंट साइड से भी अटैक हो सकता है। प्रोबेबिलिटी क्या है? फ्रंट साइड से भी अटैक होने की, और प्रोबेबिलिटी क्या है? बैक साइड से भी अटैक होने की। तो फ्रंट साइड से जो अगर अटैक होगा, सोचो फ्रंट साइड, यहां से ही हैलोजन लीव हुआ था और ऐसा हैलोजन, फिर से दूसरा एक न्यूक्लियोफाइल आया और जो कि ये न्यूक्लियोफाइल है, ऐसा अटैक हो गया, तो फिर से वही ज्योमेट्री बन जाएगी ना, ऐसे ही बन जाएगा ना, जैसा था वैसा ही बन जाएगा। तो तुम इस बेसिस पे क्या बोल सकते हो कि जो अपने पास जो कंपाउंड था ये वही सेम कंपाउंड टाइप का बनेगा ना। मींस अगर इनका कॉन्फ़िगरेशन, मैंने बोला R कॉन्फ़िगरेशन है, मान लिया RS, याद है RS कॉन्फ़िगरेशन मैंने ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड में बताया था कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के लिए जो कॉन्फ़िगरेशन दिया जाता है R और S और D और L दिया जाता है। तो मान लिया कि अगर ये कॉन्फ़िगरेशन R है, तो अगर फ्रंट साइड से ही मान लो आएगा तो तब तो कुछ चेंज नहीं हुआ ना, बस हैलोजन हट के न्यूक्लियोफाइल आ गया, तो इस कॉन्फ़िगरेशन को अपन क्या बोलेंगे? R ही बनेगा। लेकिन अगर इस साइड से आएगा तो ये दोनों इस साइड घूम जाएंगे, ऐसे हो जाएंगे, और ये ऐसा हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? देखो कैसा बन गया, पहले ये दोनों ऐसा था, इस साइड से आया तो ये दोनों डेविएट होकर के ऐसे चले गए, ये ऐसा बन गया, ठीक है। अब इस साइड से आया तो ये दोनों इस साइड डेविएट हो जाएंगे और ऐसे बन जाएंगे। तो मीन्स उल्टा ज्योमेट्री का बनेगा, मीन्स उल्टा कॉन्फ़िगरेशन बनेगा, ऑपोजिट कॉन्फ़िगरेशन बनेगा, तो उसे अपन क्या बोलेंगे? R से वो S बन जाएगा। क्लियर है सबको? वहां पर कॉन्फ़िगरेशन बच्चों क्या होता है? चेंज हो जाता है। वहां पर कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। तो अगर फ्रंट साइड से अटैक हुआ है, फ्रंट साइड से बच्चों अटैक हुआ है, तो अपना जो बनेगा कंपाउंड वो R से, अगर ये R होगा तो R कॉन्फ़िगरेशन ही कंपाउंड बनेगा फ्रंट साइड से। लेकिन अगर बैक साइड से अटैक हुआ है तो जो R था वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? S में कन्वर्ट हो जाएगा। जो बताया सबको समझ में आई बात? सबको समझ में आई क्या? ये नहीं समझ में आया किसी को तो पूछ सकते हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तभी तुम्हें SN1 SN2 के क्वेश्चन सॉल्व हो पाएंगे। ये अगर डिफिकल्ट क्वेश्चन आएंगे तो तुम ऐसे सॉल्व कर पाओगे।
तो मैं अभी क्या कर रहा हूं देखो, इसमें फ्रंट साइड का मतलब मैंने ये लिया, ये फ्रंट साइड है और जो कि 50% अटैक हो रहा है। 50%, अगर न्यूक्लियोफाइल 50% है तो 50% न्यूक्लियोफाइल आगे से अटैक होगा और दूसरा 50% न्यूक्लियोफाइल क्या जाएगा पीछे से। मतलब मैं ऐसा बोल रहा हूं ये आगे से आया क्योंकि ये ट्राइगोनल प्लेनर है और प्लेनर प्लेन में है ये तीनों, तो आगे से 50% पीछे से 50%, तो ये बैक साइड है और बैक साइड अपना क्या रहेगा 50%। और यहां पर मैं क्या बोलूं, ये साइड अपना फ्रंट साइड है और इधर से जाऊं मैं, इस साइड से जाऊं तो ये बैक होगा क्योंकि न्यूक्लियोफाइल लीव किस साइड से हो रहा है, ये फ्रंट है। समझ में आ रहा है कि ये फ्रंट है ये बैक है। क्लियर है सबको? तो इस बेसिस पे हुआ क्या, अगर फ्रंट साइड बच्चों अटैक होगा, अगर फ्रंट साइड अटैक होगा तो ये ऊपर सोचो, ये कार्बन, सॉरी यहां पे तो R1 है, R1 कार्बन, इस साइड R2 ही रहेगा, इस साइड R3 रहेगा और डैश पे क्या आ जाएगा न्यूक्लियोफाइल। तो क्या बोलोगे, ये सेम साइड फ्रंट साइड वाला है ना, ये फ्रंट वाला है, ठीक है। और बैक साइड वाला क्या बनेगा, बैक साइड वाला में ऊपर का R1 ही रहेगा। अब वो न्यूक्लियोफाइल किस साइड आ जाएगा बच्चों, इस साइड से न्यूक्लियोफाइल आएगा ना बैक साइड का मतलब, तो अपना न्यूक्लियोफाइल किस साइड आ जाएगा, यहां आ जाएगा बच्चों। और एक मिनट, यहां डैश और ये वेज है जो R2 है और ये R3 है, ठीक है। देख लो अच्छे से सब लोग। तो इस बेसिस पे ये R2 है और ये R3 है, तो इस बेसिस पे कैसे क्या हुआ, प्रॉब्लम क्या हुई, बस बैक साइड से जब आया तो न्यूक्लियोफाइल ऐसे आया तो ये दोनों उस साइड चले गए, बस R2 R3 को मैंने उस साइड कर दिया। क्लियर है सबको? क्लियर है? बोलो बोलो अच्छे से सब लोगों को, किसी को कुछ डाउट है? ये दो कंपाउंड बन रहा है, क्यों दो कंपाउंड बन रहा है बच्चों, क्योंकि यहां प्रोबेबिलिटी है कि न्यूक्लियोफाइल का ये जो ज्योमेट्री बन रहा है ना अपने पास, ये अपने पास जो बन रहा है ज्योमेट्री, ये क्या है ट्राइगोनल प्लेनर है। प्लेनर का मतलब एक ही प्लेन में, तो न्यूक्लियोफाइल आगे से भी आ सकता है पीछे से भी आ सकता है, ऐसी है ना प्रोबेबिलिटी 50-50%। इसलिए अपने पास दो कंपाउंड बनेंगे और दोनों कंपाउंड बच्चों क्या रहेंगे, ये 50% बनेगा और ये 50% बनेगा, ठीक है। मैं इस बेसिस पे ये बोलूं कि अगर मान लो कि इस कंपाउंड की कॉन्फ़िगरेशन डी कॉन्फ़िगरेशन है, मान लिया, मैं क्या बोल रहा हूं, मैं क्या बोल रहा हूं कि मान लिया कि इस कंपाउंड का कॉन्फ़िगरेशन डी है। कैसे पता चला, तुम बोलोगे कैसे पता चला सर, ये मैंने एक्सपेरिमेंट किया भाई, एक्सपेरिमेंट किया, इस कंपाउंड को डाला तो वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट से पास कराया तो देखा पीपीआर को ये राइट साइड रोटेट कर रहा था, मान लिया। तो अगर ये कंपाउंड जैसा कॉन्फ़िगरेशन होगा वैसा ही इस कंपाउंड का होगा, क्योंकि यहां पे हुआ क्या, हैलोजन लीव हुआ है और न्यूक्लियोफाइल ऐड हुआ है, तो ये भी डी होगा, डी कॉन्फ़िगरेशन होगा, ठीक है। तो ये देखो इसका जस्ट मिरर इमेज बना है, ये क्या है मिरर इमेज, देखो देखो अच्छे से देखो सब लोग, मिरर इमेज बन रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, इसे एल कॉन्फ़िगरेशन बोलोगे। मिरर इमेज जो होता है वो एल कॉन्फ़िगरेशन होता है। और अगर एल कॉन्फ़िगरेशन वाला कंपाउंड बना 50% डी 50% एल इज इक्वल टू 50% डी प्लस 50% एल, 50% डी प्लस 50% एल इज इक्वल टू रेसिमिक मिक्सचर। तो अपने पास रेसिमिक मिक्सचर बने और रेसिमिक मिक्सचर्स आर ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड, सबको पता है पहले से, ये याद है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में कॉन्सेप्ट यहां पे यूज हो रहा है। तो मैं बोलूं ये जो डी कॉन्फ़िगरेशन वाला कंपाउंड था ऑप्टिकली क्या है, एक्टिव है। ये जो डी कॉन्फ़िगरेशन वाला जो कंपाउंड है ये अपने पास क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव है। और अगर तुमने SN1 रिएक्शन में ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड तुमने लिया तो SN1 रिएक्शन के बाद जो जो तुम्हारे पास कंपाउंड बनेंगे उन दोनों कंपाउंड का मिक्सचर बनेगा, मींस 50% डी 50% एल बनेगा और उस 50% डी 50% एल को तुम रेसिमिक मिक्सचर बनोगे, यानी फाइनल जो मिक्सचर होगा अपने पास वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा बच्चों। तो इस बेसिस पे क्या बोल सकते हैं कि SN1 रिएक्शन में अगर आपने ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड लिया सबस्ट्रेट के फॉर्म में ऑप्टिकली एक्टिव लिया, मींस काइल कार्बन वाला कंपाउंड लिया, तो आपको जो प्रोडक्ट बनेगा वो फाइनल प्रोडक्ट कैसा रहेगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव। ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है SN1 में, ऑप्टिकली एक्टिव लिया प्रोडक्ट लेकिन ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। और देखो यहां कॉन्फ़िगरेशन डी था बच्चों, तो डी वाला ही बना। मैं बोलूं यहां पे अगर इसका कॉन्फ़िगरेशन आर होगा, मान लिया आर कॉन्फ़िगरेशन होगा तो ये भी आर बनेगा, लेकिन ये बनेगा एस,
RS रेक्टस सिनिस्टर, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का कॉन्सेप्ट। तो इस पार्ट को बोलते हैं जहां पे कॉन्फ़िगरेशन इसने क्या कर लिया है, रिटेन कर लिया है। यहां पर कॉन्फ़िगरेशन क्या किया कंपाउंड ने, रिटेन कर लिया, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं रिटेंशन, ठीक है। लेकिन यहां पर R से S हो गया, उल्टा हो गया, इन्वर्ट हो गया, तो इस प्रोसेस को जो फर्स्ट से इस कंपाउंड से जो S बना है इसे अपन बोलेंगे मीन्स इन्वर्जन, ठीक है। यानी R है, R से R बना प्रोडक्ट तो बोलेंगे रिटेंशन, S है, S से S बना तो भी बोलेंगे रिटेंशन, लेकिन R से S बन गया तो क्या बोलेंगे, इन्वर्जन, वहां क्या बोलेंगे, इन्वर्जन। क्लियर है सबको। तो बोलोगे SN1 रिएक्शन में क्वेश्चन आया कि SN1 रिएक्शन में क्या होता है, तो रिटेंशन एंड इन्वर्जन बोथ टेक्स प्लेस, रिटेंशन एंड इन्वर्जन बोथ अकर। एक और नोट लिख लेना, इफ वी यूज ऑप्टिकली एक्टिव सबस्ट्रेट इन SN1 रिएक्शन देन प्रोडक्ट फॉर्म्ड विल बी रेसिमिक मिक्सचर विच इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। क्या बोला मैंने, इफ वी यूज optically active compound or substrate in SN1 reaction then product formed will be racemic mixture which is optically inactive। तो आंसर यहां पे जाएगा, अगर SN1 रिएक्शन बोल दिया और ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड दे दिया तो प्रोडक्ट जो होगा वो रेसिमिक मिक्सचर होगा जो कि ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। क्लियर है सबको। ये था SN1 रिएक्शन के बारे में बच्चों, जितने भी कॉन्सेप्ट मुझे बताने थे बता दिया। SN1 रिएक्शन में क्वेश्चन ये आ सकते हैं कि रिटेंशन और इन्वर्जन होता है दोनों या एक ही होता है, या 50% रिटेंशन 50% इन्वर्जन, तो तुम बोलोगे 50% रिटेंशन और 50% इन्वर्जन। कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए टीचर्स एग्जामिनर क्या दे देते हैं कि 75% रिटेंशन 25% इन्वर्जन, रॉन्ग होगा। 50% रिटेंशन 50% इन्वर्जन। तुम्हें प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट पता है पहले से, इसलिए क्लियर है। कुछ भी डाउट है पूछ सकते हो। अब अपन SN2 के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। ये हो गया अपना कंप्लीट SN1। तो बच्चों अब अपन बात करेंगे SN2 रिएक्शन के बारे में। क्या है, बाई मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। होता क्या क्या है डिफरेंस ये देख लेते हैं पहले। यहां पे भी RX लिया है मैंने सबस्ट्रेट, RX मान लिया, RX कुछ भी हो सकता है यहां पर। तो अपन ने क्या किया, न्यूक्लियोफाइल अटैक कराया और ये देखना बहुत ही इजी है ये, और बन गया RNU प्लस X माइनस, लिविंग ग्रुप लीव कर गया। X जो है वो लिविंग ग्रुप है। अब हुआ क्या, तुम बोलोगे सर इतना फास्ट इतना जल्दी हो रहा है क्या रिएक्शन। हाँ भाई यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे कोई स्टेप नहीं, सिंगल स्टेप में हो रहा है रिएक्शन। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वहां पे SN1 कितने स्टेप में हुआ था, 2 स्टेप में। पहले R और L के बीच का, लिविंग ग्रुप के बीच का बॉन्ड ब्रेक हुआ था, कार्बोकेटाइन फॉर्म हुआ था, और सेकेंड स्टेप में फिर न्यूक्लियोफाइल ऐड हुआ था। लेकिन यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल जो अटैक हो रहा है और हाइड्रोजन ग्रुप लीव हो रहा है, ये साइमल्टेनियस प्रोसेस है, साइमल्टेनियसली हो रहा है ये दोनों। समझ में आ रहा है क्या, इंपॉर्टेंट पॉइंट फर्स्ट, साइमल्टेनियसली हो रहा है। तो न्यूक्लियोफाइल अटैक हुआ R पे और X लीव हुआ, ठीक है, और जिससे RNU फॉर्म हो गया और प्लस X नेगेटिव फॉर्म हो गया। तो इसे तुम क्या बोलोगे, फर्स्ट यहाँ पे फर्स्ट नोट क्या बोलोगे, रिएक्शन कंप्लीटेड इन सिंगल स्टेप। कितने स्टेप में कंप्लीट हो रहा है, सिंगल स्टेप में कंप्लीट हो रहा है। सबको समझ में आ रहा है। फर्स्ट पॉइंट तो ये, रिएक्शन कितने स्टेप में कंप्लीट हो रहा है बच्चों, सिंगल स्टेप में, एक ही स्टेप में। सेकेंड पॉइंट, रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे लिखोगे यहाँ पे, तो रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू K इंटू RX। रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन अपने पास सिंगल स्टेप है तो क्या क्या आ रहा है, RX आ रहा है और न्यूक्लियोफाइल आ रहा है, तो यहाँ पे दोनों लेना पड़ेगा। ऐसा लोगे ना, तो बताओ एक ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू 2, ऑर्डर इज इक्वल टू 2, मॉलिक्यूलैरिटी इज इक्वल टू 2 मॉलिक्यूल है, एक RX है और एक न्यूक्लियोफाइल है, तो 2 मॉलिक्यूलैरिटी 2 ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो अपन क्या बोले, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी 2 है, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन भी 2 है, तो अपन क्या बोलेंगे इसे, बाई मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सबको ये क्लियर है। थर्ड पार्ट, यहां पर रेट ऑफ रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल का कॉन्सेंट्रेशन आ रहा है बच्चों, तो अपन क्या लिखेंगे यहाँ पे, रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन कॉन्सेंट्रेशन एंड स्ट्रेंथ। जितना ज्यादा स्ट्रेंथ वाला न्यूक्लियोफाइल यूज करोगे उतना ही फास्ट रिएक्शन होगा, क्लियर है सबको। जितना ज्यादा स्ट्रेंथ और जितना ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन न्यूक्लियोफाइल का यूज करोगे उतना ही ज्यादा प्रोडक्ट फॉर्म होगा और उतना ही जल्दी होगा प्रोडक्ट फॉर्म, फास्ट भी होगा और ज्यादा भी होगा। याद रखना ये, वहां पर SN1 में रेट ऑफ रिएक्शन न्यूक्लियोफाइल की कॉन्सेंट्रेशन और स्ट्रेंथ पर डिपेंड नहीं करता था,
यहाँ पर डिपेंड करता है बच्चों। क्लियर है सबको? ये एक डिफरेंस आ गया, ऑर्डर में भी डिफरेंस है, सब कुछ डिफरेंस है। वहां सिंगल स्टेप में हो रहा था, यहाँ पर 2 स्टेप में हो रहा है, सॉरी वहां पे 2 स्टेप में हो रहा था, यहाँ पे सिंगल स्टेप में हो रहा है। क्लियर है सबको? अब अपन बात करते हैं क्या, एक कुछ और पॉइंट क्या डिस्कस करें। ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड लिया मैंने यहाँ पे, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड लिया, मान लिया ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड कौन सा रहेगा, मींस स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ रिएक्शन। स्टीरियोकेमिस्ट्री भी देख लेते हैं क्योंकि उससे भी क्वेश्चंस कभी कभी आए हैं। क्या लिया है कंपाउंड, यहां पे देखना, आर लिया सी के साथ, एच लिया है, बी लिया है और डैश पे एल लिया है, लिविंग ग्रुप अटैच है। लिविंग ग्रुप में मैंने क्या ले लिया, एक्स ले लिया, मान लिया, और न्यूक्लियोफाइल आएगा। ये सिंगल स्टेप बच्चों एक ही स्टेप में आएगा ना। अब देखो न्यूक्लियोफाइल के बारे में एक पॉइंट यहाँ पे, जो यहाँ पे मैं तुम्हें समझा नहीं पा रहा था वो अब यहाँ पे समझाऊंगा। क्या बोलूंगा कि जो न्यूक्लियोफाइल अटैक होता है बच्चों, वो 180 डिग्री एंगल ऑपोजिट टू 180 डिग्री एंगल ऑपोजिट टू लिविंग ग्रुप। लिविंग ग्रुप जिस साइड अटैच है ना, क्योंकि ये भी नेगेटिवली चार्ज है, तो ये लीव हो रहा है कि नेगेटिवली चार्ज, और ये भी नेगेटिवली चार्ज, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेगा, रिपेल करेगा। इसीलिए न्यूक्लियोफाइल जस्ट ऑपोजिट 180 डिग्री एंगल बना के पीछे से अटैक होता है। कभी भी फ्रंट साइड से अटैक पॉसिबल ही नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? फ्रंट साइड से अटैक नहीं हो सकता है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि लिविंग ग्रुप और न्यूक्लियोफाइल ये दोनों एक दूसरे को नेगेटिवली चार्ज है और एक दूसरे को रिपेल करेंगे, दूर जाना चाहेगा। क्लियर है सबको? तो इसीलिए रिपेल करेंगे, दूर जाना चाहेगा। तो ये कैसा अटैक होगा? ऑब्वियस है, ऑलवेज बैक साइड अटैक। ऑलवेज बैक साइड अटैक, मैं बोलूं 100% बैक साइड अटैक। वहां पे फ्रंट साइड भी था और बैक साइड भी था, यहां पे 100% बैक साइड है। तो इससे कुछ एक ट्रांजिशन स्टेट बच्चों फॉर्म होगा। ट्रांजिशन स्टेट की बात कर लेते हैं अपन। ट्रांजिशन स्टेट क्या होता है, ये देखो कार्बन है, यहां हाइड्रोजन है, यहां डी है, ऐसा रहता है। सी और एक्स लीव कर रहा होगा, सी एक्स बॉन्ड, ये ब्रेक हो रहा होगा ना, लीव कर रहा होगा, तो बॉन्ड ब्रेक हो रहा होगा, ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है कुछ हेलोजन, और कुछ यहां पे बच्चों बॉन्ड फॉर्म हो रहा होगा न्यूक्लियोफाइल के। मींस ये बी एफ लिख देता हूं बॉन्ड फॉर्मेशन, यहां पर लिख देता हूं बॉन्ड ब्रेकिंग। बीबी का मतलब बच्चों, बीबी क्या है, बॉन्ड ब्रेकिंग, बी एफ क्या है, बॉन्ड फॉर्मेशन। ये क्या है बच्चों, ये न्यूक्लियोफाइल है। क्लियर है सबको? तो न्यूक्लियोफाइल और कार्बन के बीच में बॉन्ड फॉर्म हो रहा होगा, ऑब्वियस है। ये देखो एक दूसरे का 180 डिग्री एंगल है, 180 डिग्री एंगल। तो एग्जाम में कभी कभी ये ट्रांजिशन स्टेट, याद रखना, ये मैं तुम्हें समझाने के लिए बोल रहा हूं, ऐसा कुछ स्टेट आता नहीं है। कंपाउंड डायरेक्टली फॉर्म हो जाता है। ये तुम बोलोगे सर सेकंड स्टेप 2 स्टेप में कंप्लीट हो रहा है क्या? फिर इसके बाद बनेगा आर, आर के साथ क्या आ गया, सी, सी के साथ इधर रहेगा न्यूक्लियोफाइल, और यहां रहेगा डी, और इधर रहेगा एच, और ये अपना डैश पे रहेगा। क्लियर है? तो ये जो बना है यहां पर, अगर ये आर कॉन्फ़िगरेशन है, ऑपोजिट साइड से अटैक हुआ है, तो ऑब्वियस है इन्वर्जन बोलेंगे इसे, इन्वर्जन। तो ओनली इन्वर्जन, 100% इन्वर्जन, ओनली इन्वर्जन हो रहा है यहां पे। क्लियर है सबको? ओनली इन्वर्जन टेक्स प्लेस इन SN2 रिएक्शन, नो रिटेंशन। रिटेंशन होता नहीं। कोई क्वेश्चन अगर आए स्टेटमेंट की रिटेंशन अगर इन SN2 रिएक्शन रॉन्ग होगा, ठीक है? तुम्हें क्या ध्यान में रखना है कि केवल इन्वर्जन होता है। इन्वर्जन ही क्यों होता है? क्योंकि बैक साइड अटैक होता है, 100% बैक साइड अटैक होता है, फ्रंट साइड अटैक हो ही नहीं रहा है। और फ्रंट साइड जब भी अटैक होता है तब होगा ना तुम्हारा रिटेंशन में, सेम कॉन्फ़िगरेशन वाला कंपाउंड बनेगा। तो अगर ये आर है तो ये क्या बनेगा, एस बनेगा। क्लियर है सबको? क्लियर है? एक क्वेश्चन जो आया है जेई एग्जाम में आया है कि ट्रांजिशन स्टेट जो SN2 रिएक्शन में फॉर्म होता है, इसे अपन बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट, कि जस्ट फॉर्म होने से पहले, प्रोडक्ट फॉर्म होने से जस्ट पहले वाला स्टेट क्या है, ये ट्रांजिशन स्टेट है। इनका हाइब्रिडाइजेशन स्टेट पूछा है। क्या पूछा है? हाइब्रिडाइजेशन स्टेट पूछा है। तो तुम्हें क्या क्या होता है कभी कभी कि अपन बॉन्ड गिनते हैं इसमें, 1 2 3 4 5 है तो अपन बोल देंगे sp3d डिहाइब्रिडेशन स्टेट। लेकिन 5 नहीं है बच्चों, ये क्या है, ये क्या है बच्चों, 5 नहीं है, कितने हैं, sp3d बोलोगे क्या, हाइब्रिडेशन स्टेट। sp3d बोलना गलत होगा क्योंकि ये हाफ हाफ बॉन्ड लेंगे, इसमें हाफ हाफ बॉन्ड लेंगे, तो इससे sp3 रहेगा कॉन्फिगरेशन हाइब्रिडेशन स्टेट। क्लियर है सबको? हाफ हाफ बॉन्ड से sp3 को लेंगे, हाइब्रिडाइजेशन स्टेट sp3 होगा। क्लियर है सबको? देन अपना प्रोडक्ट फॉर्म हो गया, ये वाला पार्ट।
कुछ भी डाउट है पूछ सकते हो। sp3 ध्यान में रखना, sp3d कैसे बोला, sp3 1 2 3 हाफ बॉन्ड 3 एंड हाफ बॉन्ड कितने हो गए टोटल 4, तो 4 से sp3 बना है। अब देखो क्या क्या क्वेश्चन है। अगर तुमने यहां पर ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड लिया, तुमने यहां ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड लिया, ये कंपाउंड कैसा है तुम्हारा बताओ, ये कंपाउंड क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव है। तो तुम्हारा जो प्रोडक्ट बन रहा है उसमें इन्वर्जन हो रहा है, और इन्वर्जन हो रहा है तो कंपाउंड ये भी ऑप्टिकली एक्टिव। तो यहां पे देखो डिफरेंस क्या आ रहा है, तो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव ही फॉर्म होगा। ठीक है, समझ में आएगा ना सबको कि SN2 रिएक्शन में अगर ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड लिया तो ऑप्टिकली एक्टिव भी फॉर्म होगा, अगर SN1 रिएक्शन में ऑप्टिकली एक्टिव लिया तो रेसिमिक मिक्सर फॉर्म होगा जो कि ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। क्लियर है, ये अपना था SN2 रिएक्शन का स्टीरियोकेमिस्ट्री। इसमें इतना कुछ है नहीं, RNU बना है प्रोडक्ट, एक ही स्टेप में हुआ था, न्यूक्लियोफाइल अटैक हुआ और हाइड्रोजन ग्रुप लीव हुआ, मिस लीविंग ग्रुप लीव हुआ साइमल्टेनियसली, तो प्रोडक्ट फॉर्म हो गया। स्टीरियोकेमिस्ट्री समझ में आया, 100% बैक साइड अटैक, इन्वर्जन 100% होता है, नो रिटेंशन। ठीक है, कंप्लीट हो गया अपना। अब अपन एक और पार्ट डिस्कस करेंगे। देखो बच्चों, अब SN2 रिएक्शन में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं जो एग्जाम में के लिए इंपॉर्टेंट है, और मैंने तुम्हें इसमें बहुत सारे पॉइंट बताए भी हैं। फर्स्ट पॉइंट है ऑब्वियस है, यहाँ पे कोई कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन हो रहा है क्या, SN2 रिएक्शन में मैकेनिज्म में देखो, डायरेक्टली न्यूक्लियोफाइल अटैक हुआ, लिविंग ग्रुप लीव हो गया, कोई सा कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन नहीं होता है। और इंपॉर्टेंट, मैंने तुम्हें लास्ट अभी थोड़ी देर पहले 2 मिनट पहले मैंने क्या बताया कि जो अपना ट्रांजिशन स्टेट होता है बच्चों, ऐसा ट्रांजिशन स्टेट, वहां पे करेक्शन कर लेना। करेक्शन क्या करना है, ट्रांजिशन स्टेट में C था, H था, D था, और ये जो था ये अपना न्यूक्लियोफाइल था, और ये जो था ये अपना क्या था, हाइड्रोजन था। तो इसके बॉन्ड को और इसके बॉन्ड को कंसीडर करते ही नहीं अपन हाइब्रिडेशन स्टेट फाइंड आउट करने में। अपने पास आता है 1 2 3 sp2 हाइब्रिडेशन स्टेट इसमें रहता है, sp2 कार्बन ही रहेगा। ध्यान में रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैंने तुम्हें sp3 बता दिया था, क्योंकि एग्जाम में जो था एक बुक में जो था गया था आंसर वो sp3 आंसर था, और मैं पहले कभी कभी ना sp3d भी बताया था क्योंकि बहुत सारे बुक में sp3d भी दिया था। लेकिन अभी जो इसके अकॉर्डिंग पता क्या है, जिसमें मैंने करेक्ट आंसर सबसे अच्छा फाइंड आउट क्या किया है, sp2 कार्बन, क्योंकि जेईई के एग्जाम में ये पीछे बहुत पहले आया था, तो sp2 कार्बन इसका आंसर गया था। तो ध्यान रखना, ट्रांजिशन स्टेट जो है वो sp2 कार्बन है। इस बॉन्ड को कंसीडर करते नहीं क्योंकि उसमें 0 इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी है, तो इलेक्ट्रॉन रहता नहीं है। ठीक है, पहले ट्रांजिशन स्टेट में, तो अपने पास ट्रांजिशन स्टेट का कार्बन एटम पूछा, हाइब्रिडेशन स्टेट क्या रहेगा, तो sp2 ही रहेगा। क्लियर है सबको, ये बस ध्यान रखना, मेरे से गलती हो गई थी, sp3 मैंने अभी बुक में चेक किया, sp2 करेक्ट आंसर है। कोई भी बोले अभी sp3 sp3d होगा, रॉन्ग मानना है। ठीक है, sp2 100% श्योर आंसर sp2 होगा। ठीक है, अब अपन डिस्कस करते हैं, क्योंकि मैंने पहले sp3 बता दिया था 2 मिनट पहले। चलो अब स्टार्ट करते हैं। कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन होता नहीं है, ऑब्वियस है। रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज विद इंक्रीज इन कंसंट्रेशन एंड स्ट्रेंथ ऑफ न्यूक्लियोफाइल, ये भी स्टेटमेंट तुम्हें समझ में आ गया होगा। क्यों, क्योंकि मैंने बताया कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो न्यूक्लियोफाइल के कंसंट्रेशन और स्ट्रेंथ पर डिपेंड करता है ना, फॉर्मूला में आया था, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू K इनटू Rx का कंसंट्रेशन और न्यूक्लियोफाइल का कंसंट्रेशन। क्लियर है। थर्ड पॉइंट, न्यूक्लियोफाइल, ये भी पॉइंट बताया, न्यूक्लियोफाइल अटैक्स ऑन ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट एट 180 डिग्री एंगल ऑपोजिट टू लिविंग ग्रुप, लिविंग ग्रुप के जस्ट ऑपोजिट 180 डिग्री एंगल ऑपोजिट पे अटैक होता है न्यूक्लियोफाइल। ठीक है। फोर्थ पॉइंट, इट इन्वॉल्व इन्वर्जन ऑफ टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल, जो टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल होता है उनका इन्वर्जन होता है। ठीक है, इसमें 100% इन्वर्जन होता है, और इस इन्वर्जन का नेम है, क्योंकि एग्जाम में कभी कभी आ जाए, साइंटिस्ट के नेम पे है वॉल्डेन इन्वर्जन। ठीक है। नेक्स्ट, इफ ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट इज ऑप्टिकली एक्टिव, ये भी डिस्कस कर चुके हैं। ऑप्टिकली एक्टिव अगर ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट लू तो क्या होगा, प्रोडक्ट विल बी ऑप्टिकली एक्टिव सिंस ओनली इन्वर्जन टेक्स प्लेस। तो तुम्हारे पास असर्शन आया कि इन SN2 रिएक्शन इफ we use organic compound as an optically active compound, if we use optically active compound then product formed will be optically active, ये assertion है। रीजन बोल रहा है कि in SN2 reaction only inversion takes place, आंसर क्या बोलोगे, ए, क्योंकि assertion रीजन दोनों करेक्ट है। और जो ऑप्टिकली एक्टिव ही क्यों कंपाउंड फॉर्म हो रहा है, क्योंकि इसमें बस इन्वर्जन ही तो हो रहा है, 100% इन्वर्जन हो रहा है, तो आंसर ए जाएगा। रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ओके, अब एक पॉइंट है, जो ये पॉइंट बहुत बार आया है एग्जाम में, यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन भी क्रिएट होता है। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर आपने बोला पोलैरिटी ऑफ सॉल्वेंट अगर इंक्रीज करोगे तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है। तो SN1 में की बात कर लेते हैं, अगर पोलैरिटी ऑफ सॉल्वेंट इंक्रीज करते हो तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होता है। SN1 में सिंपल सा एक ही आंसर जाता है, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होता है।
लेकिन यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल पे डिपेंड करता है बच्चों, इसलिए तुमने अगर न्यूक्लियोफाइल जो यूज किया वो नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल यूज किया। फॉर एग्जांपल नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल का मतलब क्या है, अगर मैंने एक न्यूक्लियोफाइल यूज किया OH माइनस और दूसरा न्यूक्लियोफाइल है वाटर, इन दोनों में डिफरेंस है बच्चों, क्योंकि ये लोन पेयर कंटेनिंग न्यूक्लियोफाइल है और ये न्यूट्रल है, ये न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल है, और ये जो है अपना नेगेटिवली चार्ज है। ठीक है, तो अगर तुमने नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल यूज किया तो रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज होगा। किसमें? अगर तुमने पोलैरिटी ऑफ सॉल्वेंट इंक्रीज किया तो पोलैरिटी ऑफ सॉल्वेंट इंक्रीज, रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज इफ नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल इज यूज्ड। दूसरा पॉइंट क्या लिखा, केस 2, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज भी हो सकता है अगर न्यूक्लियोफाइल मैंने न्यूट्रल यूज किया, लाइक वाटर। ठीक है, न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल, तो क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगा। तो फर्स्ट का रीजन क्या दिया कि न्यूक्लियोफाइल जो अगर नेगेटिवली चार्ज होता है तो उसमें सॉल्वेशन बहुत ज्यादा होने लगता है, मींस उसमें वाटर मॉलिक्यूल बहुत ज्यादा ऐड होने लगते हैं, मींस OH माइनस में बहुत सारे वाटर ऐड हो गए, तो ये न्यूक्लियोफाइल का साइज बहुत ज्यादा हो जाता है, जिससे वो अटैक नहीं हो पाता, और अटैक नहीं होगा तो रिएक्टिविटी कम हो जाएगी बच्चों, इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, डिक्रीज। नेक्स्ट, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज क्यों हो गया, न्यूक्लियोफाइल न्यूट्रल है था, तो अगर न्यूक्लियोफाइल न्यूट्रल था तो जो ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म होता है उनका सॉल्वेशन होने लगता है, और जितना ज्यादा सॉल्वेशन होगा ट्रांजिशन स्टेट का उतना ही ज्यादा हाइड्रेशन एनर्जी रिलीज होगी, उतनी ज्यादा स्टेबल कंपाउंड फॉर्म होगा, तो स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी क्योंकि हाइड्रेशन एनर्जी रिलीज होगा। सॉल्वेशन ज्यादा, हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा, हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा, तो स्टेबिलिटी कम, एनर्जी ज्यादा रिलीज हो जाएगी तो स्टेबिलिटी ज्यादा इंक्रीज होगी। इससे स्टेबिलिटी, मोर स्टेबल कंपाउंड फॉर्म होता है और वो जल्दी फॉर्म होगा, इसीलिए रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगा। तो तुम्हें इतना ज्यादा रोचा में पढ़ना नहीं है, कॉन्सेप्ट तो मैंने बताया, ट्राई करो समझने का, तो समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं तो ये वाला पार्ट रट्टा मार देने का सबको। मैं एक पॉइंट रट्टा मार रहा हूँ, SN1 SN2 कुछ भी याद करने वाला पार्ट नहीं है बच्चों, सब समझने वाला है, कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है, तो तुम्हें कॉन्सेप्ट ध्यान में रखने हैं, उसके बेसिस पे तुम्हारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो याद रखना न्यूक्लियोफाइल क्या देते हैं एग्जाम में, वो इंपॉर्टेंट है। क्लियर है सबको? ये अपना कंप्लीट हो गया SN2 में एक पार्ट और बचा है। यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन कैसे फाइंड आउट करेंगे अगर अपने पास R ग्रुप डिफरेंट हो तो हमारे पास क्वेश्चन क्या आ जाता है, ये देखते हैं। क्या बोला मैंने, रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट करना है, तो यहां पे रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो डिपेंड करता है मेनली स्टेरिक हिंड्रेंस पे। रेट ऑफ रिएक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक हिंड्रेंस। अब स्टेरिक हिंड्रेंस का मतलब क्या है, ये मैंने पहले भी बताया है तुम्हें, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। क्यों बताया, देखो अगर मान लो अपने पास CH3X है और एक है बॉन्ड CH3H X है, न्यूक्लियोफाइल अटैक होना है, यहां पे इसलिए अटैक हो जाए क्योंकि हाइड्रोजन हाइड्रोजन सब छोटे छोटे ग्रुप है, लेकिन ये सोचो ये ग्रुप लार्ज हो गया, मिथाइल इससे अटैच है, इस कार्बन पे अटैक होना है न्यूक्लियोफाइल को, हाइड्रोजन जिस कार्बन से अटैच था उसी पे न्यूक्लियोफाइल बच्चों अटैक होगा, तो अगर अटैक होगा तो यहाँ पे इसको ये ग्रुप क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो जितना ज्यादा कार्बन के अराउंड हिंड्रेंस ग्रुप का लार्ज साइज ग्रुप होगा, जितना ज्यादा अटैच होगा उतना ही ज्यादा न्यूक्लियोफाइल के अटैक के होने की टेंडेंसी कम होती जाएगी, अटैक होने का कम टेंडेंसी होगा, तो लेस अटैक, लेस प्रोडक्ट फॉर्म, लेस रिएक्टिव कंपाउंड। समझ में आया, लेस रिएक्टिविटी होगी। तो स्टेरिक हिंड्रेंस अगर ज्यादा इसमें है इसीलिए रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, कम होगा। तो इस बेसिस पे अपना आंसर क्या जाएगा बच्चों, अगर मैंने 4 कंपाउंड लिया है, अपने पास 4 कंपाउंड्स हैं और इस 4 कंपाउंड्स में तुम्हें रिएक्टिविटी पूछा है तो क्या होगा आंसर, अपने मैं दे रहा हूं 4 कंपाउंड CH3 CH3X CH3X CH3CH2X CH3X। स्टेरिक हिंड्रेंस सबसे ज्यादा कहां पे है, इसमें है, देखो ये 3 ग्रुप है स्टेरिक हिंड्रेंस। अब न्यूक्लियोफाइल के पास तो स्पेस ही नहीं रहा इस कार्बन पे अटैक होने के लिए, नहीं अटैक हो पाएगा, तो मोर स्टेरिक हिंड्रेंस मैक्सिमम सो मिनिमम रिएक्टिव। अब तुम्हें समझ में आ रहा हो किसमें रिएक्टिविटी ऑर्डर सबसे ज्यादा होगी, इसमें फर्स्ट में वो बहुत ही कम स्टेरिक हिंड्रेंस है क्योंकि तीनों हाइड्रोजन अटैच है बच्चों, छोटे छोटे से ग्रुप हाइड्रोजन का तो साइज बहुत छोटा है, तो इस कारण से रिएक्टिविटी ऑर्डर किसकी सबसे ज्यादा होगी, 1 डिग्री, देन 2 डिग्री, देन 3 डिग्री। यहां 1 डिग्री सबस्ट्रेट जो होता है वो मोस्ट रिएक्टिव होता है, इसीलिए SN2 रिएक्शन में 1 डिग्री सबस्ट्रेट ही फेवर करता है SN2 रिएक्शन को। तो यहां पे एक और पॉइंट मैं बता दूं, क्या SN2 रिएक्शन को 1 डिग्री सबस्ट्रेट फेवर्स SN2 रिएक्शन, ऊपर से स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल फेवर करेगा, यहां पे
स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल फेवर्स SN2 रिएक्शन। रीजन क्या दोगे? रीजन क्या दोगे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल का? क्योंकि न्यूक्लियोफाइल के कॉन्सेंट्रेशन और स्ट्रेंथ पे तो डिपेंड करता है रेट ऑफ रिएक्शन। तो जितना ज्यादा स्ट्रेंथ ऑफ न्यूक्लियोफाइल ज्यादा होगा, स्ट्रॉन्ग ज्यादा होगा, उतना ही रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा। तो फेवरेबल कंडीशन 1 डिग्री सबस्ट्रेट विद स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। क्लियर है सबको? ये अपना कंप्लीट हो गया SN2 रिएक्शन। तुम्हें मैं जब आगे क्वेश्चंस कुछ सॉल्व करवाऊंगा SN1 SN2 रिएक्शन के बेसिस पे, ठीक है। इसके बाद अपन स्टार्ट करते हैं कुछ सॉल्वेंट वाला पार्ट, और SN1 SN2 रिएक्शन पे बेसिस पे कौन कौन से रिएक्शन है वो डिस्कस करेंगे।